पन्ना नंबर 44 पर पहला परिच्छेद। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गए। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही हैं। देखो, काम करने के लिए उन्होंने शुरुआत किया और 1 हाथ की एक चीज़ भी उन्होंने बनाई है जो रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वो चीक बुनने बैठा। ये चीज़ देखकर सब लोग समझ गए कि आज बहुत बड़ी चीज़ बनने वाली है। तो मंजली भाभी से नहीं रहा गया। तो ये चीज़ देखकर मंजली भाभी जो हैं उसे बिल्कुल भी रहा नहीं गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। अरे मुझे क्या मालूम, मोर छाप वाली धोती देने से अच्छी चीज़ बनती है तो मैंने मेरे भैया को भी पहले ही बता दिया होता। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई और सिरचन ने ये सुना। कानों में बात पड़ना मतलब उन्होंने सुनते ही वो बोला, मोर छाप वाली धोती के साथ रेशम कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया, बहुरानी। अरे ऐसी चीज़ मोर छाप वाली धोती क्या, उसके साथ रेशम कुर्ता देने से भी नहीं बनती। लेकिन मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी हैं। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है, इसलिए मैं ऐसी चीज़ बना रहा हूँ। देखो, मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती हैं बहू? और चाची ने फुसफुसा कर मतलब गुस्से में आकर कहा, बहू रानी किससे बात कर रहे हो? मोर छाप वाली धोती नहीं, मूंगी या लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखते हैं ना। अरे मोर छाप वाली धोती की बात छोड़ो, मूंगी या लड्डू बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई या जो खाने को मिलेगी, तू देख रही है ना। दूसरे दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के 7 भैया तारा अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती थी। अरे सिरचन इतने काम में मग्न हो गया था, खाने पीने की भी उसे बिल्कुल सुध नहीं थी। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली और काम करते करते पास पड़े हुए सूप में उसकी निगाह चली गई। उन्होंने निगाह डाली और क्या कहा, देखो उन्होंने चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर गई। चिवड़ा और गुड़ का एक ढेला देखकर उसके नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। फणीश्वरनाथ जी कह रहे हैं, माँ आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? कलेवा मतलब नाश्ता। सिर्फ चिवड़ा और गुड़? अरे आज सिरचन को ये नाश्ता किसने दिया? इतना सा, सिर्फ चिवड़ा और गुड़? माँ रसोई के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली भाभी सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दी? तो देखो, भाभी को गुस्सा ही आया था मंजली भाभी को पहले ही। तो उसे चाची ने बोला, अरे उसको बूंदिया क्यों नहीं दी? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन का आवाज़ आया, काकी मैं बूंदिया नहीं खाता। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था और वो चिवड़ा खा रहा था। गुड़ का डेला सूप में एक किनारे पड़ा रहा था। अछूता, गुड़ के डेले को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया था। अछूता मतलब बाजू में पड़ा हुआ था। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी भौएं तन गई। भौएं तन गई मतलब आंखें ऐसी ऊपर उठाई, मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली आई। और बूंदिया कैसे फेंकी उन्होंने, जैसे हम मुर्गी को दाने डालते ऐसी बूंदिया फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहू रानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटते हैं क्या? देखो, वो 4 दाने डाले थे इसलिए उन्होंने उसे कहा कि आपके मैके से आई हुई मिठाई भी आपने ऐसे ही खुले हाथ बांटी थी, इसी तरह हाथ खोलकर बांटी थी क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। सिरचन ने ऐसे ताने मारने के बाद मंजली भाभी अपने कमरे में गई और रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वो? अरे आपने उसे मुंह लगा लिया, किसी ने नहर ससुराल की बात क्यों बात करेगा वो, लेकिन आपने उसे सिर पर बिठा लिया है। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू हैं। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, और वो भी
शिरचन के ऊपर गुस्सा कर रही। शिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत है? अरे तू अपना काम करने आया है ना, बहुओं से बात करने की क्या ज़रूरत है तुझे? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो, और आपको क्या चाहिए मुझे कहो। शिरचन का मुँह लाल हो गया और शिरचन को गुस्सा आ गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बाँस में टंगे हुए अधूरे चीप में फंदे डालने लगा। और वो बाँस बना रहा है, बाँस में टंगे हुए अधूरे चीप में फंदे डालने मग्न हो गया, डालने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा शिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, शिरचन दादा। मानो वो पान का ईड़ा लेकर आएंगे शिरचन को और कह रही, शिरचन दादा, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे। अरे छोड़ो ना भाई, 4 लोग 5 लोग हैं, 5 प्रकार के हैं, किसका दिमाग कैसे चलेगा, कौन क्या बोलेगा, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। ऐसी मानो दीदी उसे समझाने की कोशिश कर रही है, पान बना कर लाती हैं, तुम किसी की बात पर कान मत दो। और वो कह रही, अरे आप किसी की बातों पर कान मत दो, मतलब ध्यान मत दो, आप सुना हो तो न सुनकर ऐसा छोड़ दो। शिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी, शिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। शिरचन ने चाचू को अपनी और अचरज से घूरते हुए देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन है और पान मुंह में है। और छोटी चाची उधर से जा रही है तो वो छोटी चाची को कह रहा है, चाची चाची जरा अपनी डिबियों का गम कौवा, मतलब सुगंधित जर्दा, तंबाकू, बहुत दिन से खाई नहीं है ना, दो थोड़ा सा। वो उस चाची को सुगंध जर्दा मतलब गम कौवा मांगता है। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी शिरचन से, और चाची उसके ऊपर हमेशा गुस्सा करती थी। गुस्सा उतरने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो, चटोर कही के। मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। और फणीश्वरनाथ की माँ कह रही है, ये सब बातें सुनकर मेरा कलेजा धड़क उठा, और ऊपर से कहती, हो गया सत्यानाश। बस शिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए और शिरचन ने काम करना छोड़ दिया, मतलब रुक गया। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पिक थुकाया मतलब पिचकारी मारकर अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रख लिया, और अपना जो सामान था वो पूरा झोली में रख लिया। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर चला गया था, गुस्सा कर कर चला गया। मानो कुछ नहीं बोली, मानो बेचारी चुपचाप देख रही थी, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। सातों तारे मंद पड़ना मतलब उसकी जो बिल्कुल निराशा हो गई। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर बेच दूंगी। और फणीश्वरनाथ रेणु जी कह रहे हैं, माँ मानो से बोली कि बेटा जाने दो, मैं मेले से आपको इससे अच्छी चीज़ खरीद कर दे दूंगी, छोड़ दो, जाने दो। मैं शिरचन को मनाने गया। फणीश्वरनाथ जी कह रहे, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेट कर कुछ सोच रहा था, मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गए अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। ये शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है, इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ। और वो फणीश्वरनाथ रेणु जी से कहता है कि मेरी बीवी रहती तो मुझे ऐसे दिन देखने पड़ते, ऐसा उनका दुख वो वहाँ पर व्यक्त करता है। तो चलो छात्रों, पन्ना नंबर 46 पर